मापते हैं? फर्मी में। और एक फर्मी कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 ना, -15। अच्छा, और न्यूक्लियस के रेडियस को एंगस्ट्रम में मापते हैं कि फर्मी में? फर्मी में एक फर्मी किसके बराबर? 10 का पावर -15 मीटर। परमाणु शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने? कनाद ने। और एटम का खोज किसने किया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने किया एटम का खोज, कनाद ने किया। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु के किस भाग को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसके आगे एक टॉपिक आता है एटॉमिक मॉडल। छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, एटॉमिक मॉडल। हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल, हिंदी में इसी को कहते हैं परमाणु मॉडल। तो देखिए, परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या होता है समझिएगा। अलग अलग वैज्ञानिक जो आते चले गए, उन सबों ने परमाणु के मॉडल को अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, कुछ का कहना कुछ और था कि परमाणु ये होता है, कुछ एटम को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करते थे। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का आया। अगर बात किया जाए कि सबसे, अब जो भी वैज्ञानिक आया उसने एटम में कुछ ना कुछ खोज किया, ठीक है, और सबके एटॉमिक थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी भी रही। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। तो सबसे पहला मॉडल जो था परमाणु का, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। दिस मॉडल वाज गिवन बाय, this model was given by जे थॉमसन। यह मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। यह मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दिस एटॉमिक मॉडल is also known as watermelon atomic model। watermelon atomic model and प्लम पुडिंग मॉडल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को, थॉमसन के परमाणु मॉडल को वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन दिस मॉडल थॉमसन assume the red part of watermelon as proton and the black scattered seed as इलेक्ट्रॉन।
हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस मॉडल में थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग को प्रोटॉन माना जबकि उसके काले बीज को इलेक्ट्रॉन कहा। हो गया। चलिए अब इसमें देखिएगा, ये जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल किसका, जे थॉमसन का। इसमें इन्होंने पूरा का पूरा जो तरबूज होता है उसको क्या कहा कि तरबूज का मतलब एक एटम, ठीक है। तरबूज का मतलब क्या बताया इन्होंने, क्या होता है, एटम होता है। यानी यदि कोई तरबूज है तो तरबूज का यह पूरा का पूरा जो लाल वाला भाग है, इस लाल वाले भाग को उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन। तरबूज का जो पूरा का पूरा रेड पार्ट होता है उसको उन्होंने कहा कि वह प्रोटॉन होता है। और इसके अंदर में जो प्रोटॉन है ये पूरा मान लो लाल है, रेड पार्ट है, और इसी के अंदर में जो ब्लैक स्कैटर्ड सीड है, इसमें तरबूज में जो काले काले अलग अलग जगहों पर बीज होते हैं, इन बीज को उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल जो था उसमें जे थॉमसन ने इसको एटम को माना था कि यह एक डोनट्स होता है, जैसे केक होता है ना डोनट्स, तो डोनट्स होता है। तो डोनट्स का जो क्रीमी पार्ट होता है, जो मैदा का इन सारी चीज़ों को बना होता है, उसका उन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन है। और उसके अंदर में जो एलमंड्स वगैरह लगे रहते हैं, डोनट्स में रहता है ना, काजू किशमिश बादाम ये सब लगा रहता है, तो काजू किशमिश बादाम को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में। तो वही था प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल में पूछा गया इलेक्ट्रॉन किस है, तो ड्राई फ्रूट्स एज अ इलेक्ट्रॉन, और बाद बाकी उसका जो भी पार्ट है उसको क्या कहा, प्रोटॉन कहा। तो बताओ ये एटॉमिक मॉडल सही है या फिर गलत है, गलत है। अब क्यों एटॉमिक मॉडल गलत है, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जहां तहां इधर उधर बिखरे रहते हैं, जबकि रियल में इलेक्ट्रॉन बिखरे तो होते नहीं हैं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल जो था जिसे जे थॉमसन ने दिया था, यह गलत सिद्धांत था, ठीक है। तो थॉमसन, अब गलत सिद्धांत भी पढ़ना है, क्या करोगे, मजबूरी है, सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस में है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा किसने, थॉमसन ने ही, ठीक है। ये सही नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन घूमता कहाँ है, उसका एक निश्चित पाथ होता है, उस पाथ के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो जे थॉमसन थे, भले ही इनका एटॉमिक मॉडल जो हो वो गलत हो, ठीक है। अब इन थॉमसन के बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम था, लिखेंगे मॉडल का नाम लिखिएगा अल्फा। पहला जे थॉमसन का मॉडल, तो जे थॉमसन के मॉडल को ही क्या बोलते हैं, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब इनके बाद कौन वैज्ञानिक आए, तो उनका मॉडल था, लिखिएगा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। आ जाइए, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हिंदी में इसको कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत। अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ये मॉडल किसने दिया, लिखिएगा दिस मॉडल वाज गिवन बाय, दिस मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। यह परमाणु सिद्धांत स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कुछ बता दीजिए इंग्लिश का।
ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मॉडल जा रहा होगा, इन दिस मॉडल रदरफोर्ड प्रोड्यूस अल्फा रे फ्रॉम रेडियम। अगला पॉइंट लिखिएगा हिंदी वाले लोग, इस मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा विकिरण रेडियम से तैयार किया। अल्फा विकिरण रेडियम से तैयार किया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 20,000, टोटल इन्होंने 20,000 अल्फा किरण रेडियम से तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रदरफोर्ड पास ऑल अल्फा रेज फ्रॉम अ thin sheet of gold and gave following information। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रदरफोर्ड ने सोने के पतले चादर से सभी अल्फा किरणों को क्रॉस कराया और निम्न जानकारियां दी। देखिए, अब रदरफोर्ड जो थे उन्होंने कौन सा किरण बनाया? अल्फा किरण। और अल्फा किरण प्रोड्यूस किस चीज से किया? तो रेडियम से। रेडियम समझते हैं आप लोग, एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल होता है उस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को रेडियम दिखेगा। रेडियम कैसा तत्व है? चमकीला। कैसा तत्व होता है? चमकीला, साइन करता है वो तत्व, ठीक है। तो रेडियम से उन्होंने प्रोड्यूस किया अल्फा किरण को। और अल्फा जो किरण होता है, यह अल्फा किरण अपने में कैसा होता है? इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव होता है। अल्फा रे जो होता है वह पॉजिटिव नेचर का होता है, यानी हिंदी में कहते हैं तो कहेंगे घनायन होता है। कैसा होता है? घनायन। घनायन माने धनायन, धनायन, धन 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 पैसा, हाँ, धन आयन, ठीक है। और ऋणायन मतलब क्या होता है? निगेटिव। धन जाना मतलब ऋण लेना, ठीक है, तो वो होता है। तो अल्फा रे कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसको इन्होंने बनाया कहां से? रेडियम से। कितना अल्फा रे प्रोड्यूस किया? 20,000। और 20,000 अल्फा रे को उन्होंने सोना के एक पतला चादर से क्रॉस करवाया। तो प्रश्न बनता है कि उन्होंने अपने रिसर्च करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो गोल्ड का, ठीक है। सोना का धातु ये था, गोल्ड फॉयल था, ठीक है। और उस गोल्ड फॉयल का इन्होंने प्रयोग किया। अब ऐसे इसको समझिएगा, उन्होंने कौन कौन सी जानकारियां दी और कैसे दी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सोना का हम लोग पतला सा चादर ले लेते हैं। तो मान लो यह क्या है? गोल्ड फॉयल है, जो इन्होंने लिया अपने रिसर्च करने के लिए। और इसी से वो क्या क्रॉस कराएंगे? अल्फा रेज को इससे वो क्रॉस करवाएंगे, पास कराएंगे। ये बन गया आपका गोल्ड फॉयल। सोना वाला कलर ही है ना? हाँ, तांबा ऐसा होता है जी। ऐसे तांबा में मिलाया जाता, सोना में मिलाया ही जाता है तांबे को। क्यों मिलाया जाता है? हार्डनेस देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सोना का पतला चादर। 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये सोना का पतला चादर ले लिया उन्होंने और इससे किसको क्रॉस कराया? अल्फा विकिरण को। तो देखो, अल्फा विकिरण ऐसे क्रॉस करा, 20,000 अल्फा किरण इन्हें प्रोड्यूस कराना है, 20,000। तो 20,000 अल्फा किरण को पास करवाया। एक अल्फा किरण ऐसे गया और सीधा निकलते चला गया, अल्फा रे सीधा मूव कर गया। दूसरा अल्फा रे गया, वो भी क्या चला गया? सीधा निकल गया। तो ये भी अल्फा रे जो था
अल्फा रे, यह भी सीधा निकल गया। अब एक अल्फा रे जो था ना वो यहाँ पर ऐसे गया और जा करके एटम के जो सेंटर था वहां पहुंचा और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, विचलित हुआ, और विचलित होकर के वह कैसा निकल गया, साइलेंट। जी अल्फा रे सर। और भी बहुत सारा रेंज होता है, इंफ्रारेड से लेके एक्सरे रेंज, सबका पता है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह। क्या तुम लोग तो बीपीएससी वाले हो, तुम लोग को सब पता होना चाहिए। पता है कि नहीं है? लास्ट टेस्ट में किसको नंबर रैंक एक आया था? टॉप कौन किया? मेरे टेस्ट में ये आप थे, वेरी गुड। चले बैठ जाइए। और रजनीश वाला में टॉप कौन किया? उस दिन में आया था सोनी कुमारी। अच्छा, कंटिन्यू आप ही टॉप कर रहे हैं बहुत। बैठिए, बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेसन। हाँ, और बाकी लोग? सबसे कम नंबर किसको आया था? बताओ भाई किसका आया था? पता ही नहीं होगा शायद। पता है। हाँ, बताएंगे नहीं आप तो नहीं बताइएगा, लेकिन हम देख लेंगे। अच्छा चलिए, देखिए मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ। जिसका सबसे कम नंबर आया है उसका यह मतलब है कि वो आपको आगे जाना है, दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना है, जो भी कम कम नंबर ला रहे हैं। यानी कि आपने स्टार्ट किया है। कोई जो है पैदा होने के साथ यहाँ पर इंटेलिजेंट होकर नहीं आया है। सब ने अपनी तैयारी की, अपनी मेहनत की, उसके हिसाब से। आप जीरो से स्टार्ट करते हो। जैसे आपको कुछ नहीं आता है, आपका नंबर मान लेते हैं 5 ही नंबर आता है 100 में, उसके बाद आपका ट्राई होगा 6 जाए, 7 जाए, 8 जाए, 9 जाए, ऐसे ऐसे करके 90 तक जाना है। तो जो लोग इनिशियल है, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, तो उनको क्या इसमें चिंता करनी है कि मेरे को कम नंबर आया है, किसी को ज़्यादा आया है। नहीं, ज़्यादा वाला अपना मेंटेन रखे अपनी रैंक को, और कम वाला जो है अपने पोजीशंस को कंटिन्यू वो करे, बढ़ाते जाए। घट पीछे नहीं, बैक नहीं होना है, आगे जाते रहना है। तो आपका जो है इम्प्रूवमेंट माना जाए कि इम्प्रूव आप कर रहे हैं, और आपका रिजल्ट जो है अच्छा होगा। और देखिए, हमारा जब भी अगर मार्क्स कम आ रहा है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर सभी का कुमुलेटिव होता है, सभी सब्जेक्ट का अगर लिया जाता है कॉमन टेस्ट, तो सब्जेक्ट पे जाना है कि किस सब्जेक्ट में मेरा कम बना है या हमने अटैम्प्ट कम लिया है, नंबर 1। उस सब्जेक्ट में भी देखना है कि कौन से सेक्शन है जहाँ मुझे जानकारी नहीं है, जहाँ से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर सपोज डैट कि पाठक जी आपका टेस्ट लिए बायोलॉजी से लिए होंगे, जो भी लिए होंगे, किस सब्जेक्ट से पूरा लिए थे? बायोलॉजी में क्या? केवल हार्मोन्स, न्यूरॉन्स और अच्छा कंट्रोल, ये सब इससे था। अच्छा, तो इसमें अगर लगता हो कि हमारा इसमें कम हो गया नंबर, तो एक बार पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर लेना है, और जो सेक्शन अगर होगा उसको देख लेना। जैसे सपोज डैट कि अगर पूरे बायोलॉजी का लेंगे, तो बायोलॉजी में फिर देखना है कि कहाँ से मेरे कुछ सेक्शन से कम बने हैं, या जहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उस सेक्शन को फोकस करके फिर से स्टडी करनी है 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उस सेक्शन से भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कोई भी कमज़ोर और मजबूत की बात ना सोचे। ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वही टॉपर होते हैं। जब भी रिजल्ट आएगा तो कोई बहुत ज़्यादा टॉपर होने की ज़रूरत नहीं होती है, और एवरेज से ही आपको बेहतर करना है, ये आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, और बार बार हम क्लास में आके यही आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपकी स्टडी जो है वो फोकस स्टडी हो, और खूब रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। पाठक जितना अच्छा आपको साइंस पढ़ाएंगे तो दूसरा नहीं पढ़ा पाएगा। वो आपको पूछना है क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है डाउट्स वगैरह, वो आपको पूछना है कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये कोशिश यही करिए कि एग्जाम्पल के साथ बताइए कि कैसे आपको अल्फ़ा बीटा कैसे रेज वगैरह का जो है, कहीं से कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेके कैसे भी इसको ऐसा करिए कि दिमाग में ये लोग लेके जाए, लॉज में, हॉस्टल में, घर में, जहाँ जाना है, बट वो यहाँ से लेके जाए। उसको कभी ये नहीं लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अपना अच्छा बेहतर रखना है। कोई क्वेश्चन है हमसे? कोई क्वेश्चन नहीं है? मिशन 50 के कितने स्टूडेंट अभी आए हुए हैं? ओके, मिशन 50 में जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें सबसे अधिक नंबर किसको आया था? कितना आया था? 67 था ना सबसे टॉप। अच्छा, गर्ल्स में सबसे अधिक मार्क्स गर्ल्स में किसको था?
कोई नहीं बोल रही है, गर्ल्स इतनी सारी है। बैठ जाइए बैठ जाइए। तो फिर आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है टेस्ट में? 1 to 3 में रहता है? रहता है, तब ठीक है, ओके। बाकी गर्ल्स लोगों का जो है उन लोग का कम नंबर पे हमने लिया था, लेकिन गर्ल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो आप लोग इतने में यह कोशिश करिए कि 1 to 3, 4th, 5th, पहले तो 110 में आने की कोशिश करिए। 110 में आने के बाद अच्छा कहेंगे इतना सारे 110 में कैसे आएगा? एक ही मार्क्स पे 10-10 लोग होंगे। 110 में आइएगा तो ये गारंटी हो जाएगी कि आपका फिल्म्स होने जा रहा है और आप सिलेक्ट हो रहे हैं। जो 1 to 3 में आ रहे हैं उनका तो फिल्म्स मैं लिख के देता हूँ, उनका तो होना ही है, उनको तो सोचना भी नहीं है कि उनका नहीं हो रहा है। लेकिन 1 to 10 में आ जाते हैं तो आप एक पॉसिबिलिटी पे आ जाते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कि सब लोग 1 to 10 में आ गए तो ये मान के चलूँगा कि कोई भी फिल्म्स से बैक नहीं होगा, सभी का फिल्म्स हो जाएगा। तो आप पहले ये ट्राई करते जाओ अपनी तैयारी में। अच्छा, कभी भी कल पे नहीं छोड़ना है किसी चीज़ को। आज पढ़ाया गया कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अच्छा छोड़ो बायोलॉजी मेरा कमज़ोर है तो बायोलॉजी नहीं, अच्छा इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री आएगा तो हम हिस्ट्री में बताएंगे कि मेरा कितना स्कोर होता है। ये मूर्खता है कि हिस्ट्री मेरा अच्छा है तो हिस्ट्री में हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तब तक जो है बायोलॉजी को लोटिया डुबा के आप छोड़ दीजिएगा, फिर आपका हिस्ट्री में आइएगा तो पता चलेगा हिस्ट्री में कोई नया शहंशाह या फिर झांसी की रानी खड़ा हो गई, तुम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। तो ये दिक्कत है। ऐसा नहीं करना है कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन में जाएंगे। अच्छा देखो, आपको अगर सक्सेस होना है तो 2-3 चीज़ छोड़ देना पड़ता है। एक, पहले तो नींद छोड़ देनी होती है, ठीक है, अपनी जो है ऐश मौज छोड़ देनी होती है, और अपना जो कंफर्ट लेवल है वो छोड़ देनी होती है। 3 चीज़ को छोड़ दोगे तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। अब बोलोगे नींद छोड़ देंगे तो सर पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नींद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम 12 घंटा सोते हैं ना, आप शरीर को जितना ज़्यादा आराम कराएंगे उतना ज़्यादा आराम खोजेगा। 5-6 घंटा काफ़ी होता है, एनफ होता है, अच्छे से स्लीप लेना चाहिए। 5-6 घंटा ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 घंटा सो लीजिए, हो गया, ठीक है। आदत लगा दीजिए, पहले 8 घंटा 9 घंटा सो रहे हैं उसको पहले 6 पे लाइए, 7 पे लाइए, 6 घंटा सोइए। 5 घंटा भी सो के आप हैप्पी रह सकते हैं तब जब आप हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। हैप्पीली लाइफ कैसे जिएंगे? पढ़ाई अच्छे से करिएगा तो खुशी रहेगी। जब हैप्पीनेस रहेगा तो नींद भी आपको 5 ही घंटा में खुलेगा। अरे पढ़ना है, और खुशी से, दुख हो के नहीं कि अरे नींद आ रही तभी पढ़ना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो हैप्पी वाला जो नींद जब खुलती है 5-6 घंटे बाद, एक तो नींद को छोड़िए। ऐश मौज का मतलब है कि कंफर्ट लेवल पे हम लोग रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐश मौज का मतलब कंफर्ट को छोड़िए, पहले सेकंड के आते हैं। ऐश मौज का मतलब है कि चलो अगले साल से कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, अच्छा अभी कोई नहीं, अभी एक बार जवानी चली जाएगी फिर नहीं आएगी, तो जवानी वाला भी अभी सब हो जाना चाहिए, अभी बाद में पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये सभी होता है ना। गाना बहुत सारा आ गया है, वो गाना तो हम नहीं गाएंगे अभी, कभी गाना हम गाएंगे तो सुनिएगा आप। ऐश मौज साइड, ऐश मौज में यही नहीं आता, ऐश मौज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घूमना फिरना या फिर पढ़ाई नहीं करना, मैक्सिमम टाइम जो अपना इधर उधर की चीज़ों में, नेट पे इंटरनेट पे ये वो अच्छा फैशन वाला रील बनाना, फ़ोटो बनाना, फ़ोटो लगाना, जो भी है सब करना, वो हम करते हैं। हम IAS बन गए इसलिए, आप लोग नहीं करिए, अभी बन जाइएगा तो करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये हो गया ऐश मौज का। थर्ड जो है कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन में होता है कि हम हमेशा कंफर्ट लेवल पे रहना चाहते हैं। AC चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे AC कट जाएगा उसके बाद लगेगा कि अरे बाप रे तूफान मच गया है, बहुत धूप है, बाहर निकलने के साथ ही दिमाग में आएगा बहुत धूप है, जल्दी से भागो, हॉस्टल भागो, कहीं भागो, कुछ खाओ पियो, जो भी है, धूप बहुत है। पहले आपका टेंशन शुरू हो जाता है धूप बहुत है। अब भाई होता क्या है, नेचर का नियम है, इग्नोर करना होता है। अच्छा धूप है कोई बात नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट को कब इसमें से फैन या कब इसमें से AC कट गया पता नहीं चलना चाहिए। बहुत पसीना हो रहा है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, फिर भी वो पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि कभी कब कटी या कब क्या हुआ, बगल से कौन बैठा था, कौन बगल से उठ के चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी जब पढ़ते थे, पोल के नीचे पहले हर घर में कनेक्शन नहीं हुआ करता था, कहानी पता है ना आप लोगों को। हर घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, वो पोल पर ही बल्ब जलता था, स्ट्रीट लाइट समझिए। वो भी आज की तरफ वो स्ट्रीट लाइट नहीं, एक 100 वाट 60 वाट वाला जो है बल्ब जलता था, उसके नीचे पढ़ते थे। बाराती वहाँ से गुजरती थी, लगन का समय होता था, उनको पता ही नहीं चलता था एक लगन बाराती कौन गया है नहीं गया है, कुछ नहीं। इतना किताब में तल्लीन आदमी, बगल में बैंड बाजा बज के जाता था, उनको पता नहीं चलता था, इसलिए वो राष्ट्रपति बन गए। आप लोग राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं, कम से कम आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनसे कम कंसंट्रेशन लेके रखना पड़ेगा क्या। तो इसीलिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हम कंफर्ट जोन को हमेशा ढूंढते रहते हैं, कहाँ हमको, मेरे मन को और मेरे बॉडी को कहाँ अच्छा रिलैक्स मिलता है, उस कंफर्ट जोन में अगर आप जाएंगे। कंफर्ट जोन में क्या होता है, आज चलो आज थोड़ा ज़्यादा खा लिए हैं, आज सोते हैं कल से अच्छे से पढ़ेंगे, ये हो गया कंफर्ट जोन।
आज थोड़ा चिकन और वगैरह वगैरह नॉनवेज ज़्यादा खा लिए हैं चावल के साथ, तो आज मन नहीं कर रहा है, ये हो गया कंफर्ट जोन। या कोई फ्रेंड आ गया तो चलो 2 दिन घूमते हैं, परसों से तो पढ़ना है, यानी कि आप टालते जाते हैं। और ये टालने की प्रवृत्ति सालों बीतती है, 1 दिन नहीं जाती इसमें पूरा का पूरा ईयर्स बीतते जाते हैं। आप ये जान लीजिए, आपको ये आदत हो गई है कि हमको अपना टाइम को बस किल करते जाना है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, परसों तरसों करेंगे, या 1 तारीख से करेंगे, या नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। अच्छा इस बार नहीं होगा तो अगले बार फोड़ देंगे, और जब अगला बार फोड़ने का टाइम होगा तब अगला बार फिर आएगा तो उसमें देखेंगे इसमें सीट कम आया था, नहीं हुआ, उसमें अब सीट आएगा तो हो जाएगा। ये हो गया कंफर्ट जोन में जाना। हमेशा अपने आप को, मन और शरीर को सुख, मतलब क्या हैप्पी देने के लिए, प्लीजेंट या प्लेजर के लिए, हाँ उसके लिए, प्लेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये 3 चीज़ को छोड़ दोगे रिजल्ट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर न मूर्ख है न बहुत इंटेलिजेंट है, ये आप ध्यान में हमेशा रखना। अपने आप को जब जागो तभी सवेरा, जब से आपने स्टार्ट कर दिया उसी दिन से आप इंटेलिजेंट होना शुरू होते हैं। कभी भी ये नहीं सोच के चलना है कि अरे मेरे को कम आता है, हम कम जानते हैं, ऐसा होगा, मैं देखने में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, नहीं लग रही हूँ, ये सब कुछ नहीं होता है। देखना सुनना कुछ नहीं होता है। ब्रेन जितना आप यूटिलाइज करोगे उतना आप सक्सेस करते चले जाओगे। ठीक है, ब्रेन का यूज करना है। और नेक्स्ट टेस्ट जो है, हम जब लेंगे टेस्ट तो ट्राई यही रहेगी सभी के सभी अंडर 10 में आ जाए। मतलब जो लास्ट अगर 100 मार्क्स का लेते हैं और सबसे कट ऑफ लास्ट आता है 85, तो लास्ट जो स्टूडेंट है 85 पे आकर टिक जाना चाहिए। मतलब सभी अगर 50 टिकेंगे तो 85 के बाद 84 नहीं होना चाहिए, अंडर 10, ये मैं कह रहा हूँ। तो अंडर 10 में सभी के सभी आने के लिए आप लोग मेहनत करिए, जिद्दोर मेहनत करिए। और इतना समय अगर दिया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो रिजल्ट की अपेक्षा के साथ आपके साथ है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। हो सकता है कल हम आपका फिर फाइनल एस्से का जो है करेंगे क्लास। ठीक है, एस्से आपका कल कंप्लीट करा देंगे एक एस्से के साथ, और जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था उसका भी कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बोलो क्या बात है, और फिर नज्म बने। हाँ, इसको मैं पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आपने 18 में लिखा था वो कितना अच्छा लिखा था। तो आपकी तो राइटिंग स्किल अच्छी होगी, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, अरे पैर नहीं छूना है, चलिए थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे होनहार स्टूडेंट हमारे क्लास में है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी भी अच्छा बनने की कोशिश करिए। चलिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ चलो कहाँ थे हम लोग, साउंड कहाँ थे? हाँ देखिए, गोल्ड फॉइल है, इससे अल्फा किरण पास कराया 20,000। अब अल्फा किरण इनको पास कराना था, चैलेंज था। तो क्या करवाया इन्होंने, कुछ अल्फा किरण को पास कराया जो कि सीधा सीधा इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए निकल गई, और कुछ अल्फा किरण ऐसी थी जो यहाँ पर सेंटर पर आकर के डेविएट हुई और साइलेंट मूव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट मूव, यानी तिरछा निकल जाना। ठीक है, कुछ अल्फा किरण जो थी वो तिरछे निकल गई। फिर कुछ अल्फा किरण जो था वो रॉबर्ट इन्होंने पास कराया जब, तो वो भी क्या हो गया आपका, सीधा निकल गया। रदरफोर्ड साहब ने जब पास कराया, फिर अल्फा किरण गया और सीधा निकल गया। कुछ अल्फा किरण जा करके यहाँ सेंटर पर डेविएट हुई और फिर ये तिरछे निकल गई। अब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया, रदरफोर्ड के दिमाग में प्रश्न आया कि कुछ सीधे जा रहा है अल्फा किरण और कुछ अल्फा किरण तिरछा भाग रहा है, यानी कुछ ना कुछ इस एटम के सेंटर पर ऐसा है जो इस अल्फा किरण को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने ये माना कि कोई भी एटम जो है उसके सेंटर में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो उन्होंने किस चीज की खोज कर दी, न्यूक्लियस की खोज कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने और दिमाग लगाया, कहा उन्होंने कि अल्फा किरण जो होता है इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। अगर एटम का यह जो न्यूक्लियस है यह निगेटिवली चार्ज्ड हो तो यह इस किरण को जो कि तिरछा निकल रहा है उसको एक जगह स्टोर कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस है वह कैसा चार्ज होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तब ना रिपेल कर रहा है, अल्फा किरण को तिरछे भेज दे रहा है। अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो उन्होंने दो इंफॉर्मेशन दिया। पहला क्या कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, केंद्र होता है, वहां से टकरा करके अल्फा किरण तिरछे इसलिए भाग रही है क्योंकि वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। 20,000 अल्फा रे में से केवल एक अल्फा रे ऐसा था, कंप्लीट 20,000 में से केवल एक अल्फा रे ऐसा था जो न्यूक्लियस से टकराया और टकरा करके ठीक अपने ही पाथ पर वापस रिटर्न आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम के न्यूक्लियस को भेदने की क्षमता, पेनिट्रेट करने की क्षमता किसी किरण के अंदर नहीं है, यानी एटम के न्यूक्लियस को भेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 3 इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड ने दिया। पहले इसको बना लीजिए, फिर आगे इसका थ्योरी लिखवा देते हैं। पहले ये बना लीजिए, इसका नाम लिख लीजिएगा गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल हो गया, क्लियर है इतना। अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया वो लिखिए। पहला इंफॉर्मेशन लिखिएगा जो इन्होंने दिया, पहला पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, सो अल्फा रे easily क्रॉस गोल्ड फॉयल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है, जिससे जिससे अल्फा किरण, अल्फा किरण आसानी से, जिससे अल्फा किरण आसानी से पार कर जाती है, पार कर जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सम अल्फा रे, सम अल्फा रेज डिस्टर्ब एट द सेंटर ऑफ एटम and move silent, then Rutherford say middle part of atom is पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिंदी वाले लोग लिखेंगे परमाणु का, परमाणु के मध्य भाग से
टकराकर कुछ अल्फा किरणें तिरछी निकल गईं, इसलिए परमाणु का नाभिक धनायन पॉजिटिवली चार्ज्ड या धनायन होता है। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, फ्रॉम 20,000 अल्फा रेज 1 अल्फा रे return back from the nucleus या सेंटर लिख लेना, back from the center of atom, then Rutherford say no any ray penetrate न्यूक्लियस। 20,000 अल्फा किरणों से 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर वापस चली आई, कॉमा, रदरफोर्ड ने कहा नाभिक के भेदन की क्षमता किसी किरण में नहीं है। नाभिक के भेदन की क्षमता किसी किरण में नहीं है। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, रदरफोर्ड says proton placed at the center of atom while electrons revolve in different orbits, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, रदरफोर्ड ने कहा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत? एटम का जो सेंटर होता है उसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं मिली थी। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के बारे में खोज कर दिया था किस वैज्ञानिक ने? गोल्डस्टेन ने। ठीक है, गोल्डस्टेन ने पहले ही खोज कर दिया था और कहा था कि परमाणु के केंद्र में कुछ बैठा हुआ है, लेकिन उसकी प्रकृति के बारे में वो कुछ नहीं बताया था कि वो क्या होता है। उसको पार्टिकल दिखा था, लेकिन उसके बारे में बताया उसने कुछ नहीं था। बताया किसने? रदरफोर्ड ने। इसीलिए प्रोटॉन से 2 क्वेश्चन आता है। यदि आपसे पूछे प्रोटॉन का खोज किसने किया,
गोल्डस्टेन ने। और प्रोटेन प्रोटॉन के बारे में जानकारी किसने दी? तो क्या कहिएगा? रदरफोर्ड ने दी। न्यूक्लियस का भी खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो प्रश्न पूछे किस मॉडल के आधार पर केंद्रक की खोज की गई? तो क्या कहिएगा? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के आधार पर केंद्रक की खोज की गई, नाभिक की खोज की गई। ठीक है, तो मॉडल कौन सा था? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा किरण प्रोड्यूस कहां से कराया? रेडियम से कराया। कितना अल्फा किरण बनाया? 20,000 अल्फा किरण। अल्फा किरण की प्रकृति कैसी? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इतना सारा प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहता है? वृत्तिकार पथ पर। अब इसके बाहर में एटम का जो साइज होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप। कोई भी परमाणु जो होगा वह किस आकार का होगा? गोलाकार होगा। अच्छा, इसमें डिफरेंस आपको पता है सभी को? अणु में और परमाणु में क्या अंतर है? अणु में और परमाणु में अंतर है या दोनों एक ही है? अलग अलग है। ऊपर वाला है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम के ग्रुप से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, एटम के ग्रुप से बनता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली इजीली रह सकता है, परमाणु बेचारा अकेला नहीं रह सकता है। वो चाहता है किसी के साथ संयोजन करे, किसी के साथ जुड़ जाए। तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अवस्था में रहने की सुविधा किसके साथ है? मॉलिक्यूल्स के साथ है, अणु के साथ है। ठीक है, तो ये था आपका अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अब इसमें क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। अब यह बात नहीं पची एक फिजिक्स के वैज्ञानिक के। अब वो सोचा कि इसमें कुछ अपना दिमाग लगा देते हैं। नाम था उसका मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का नाम किस में आता है? फिजिक्स में। लेकिन वो दिमाग कहाँ लगाया? केमिस्ट्री में। इसलिए दे दिया सुपर फ्लॉप थ्योरी। लेकिन दे दिया चूंकि थ्योरी, इसलिए पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में उसका भी एंट्री प्रवेश कर गया। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? रदरफोर्ड कहा करके चले गए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परिक्रमा करता है नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षों में, ऑर्बिट्स में। मैक्सवेल क्या कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको हम एक राउंड पाथ पर घुमा दे, दौड़ा दे, तो दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी और तुम गिर जाओगे। उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में वही समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन भी जब बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है तो एक निश्चित समय के बाद उसकी ऊर्जा खत्म, और जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाता होगा? नाभिक में, न्यूक्लियस में, और वो एटम ही पूरा का पूरा डेड हो जाता होगा। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। बाद में एक वैज्ञानिक आया, माथा ठोक लिया अपना, नाम था नील्स बोर। कहा कि क्या पागल वाला थ्योरी देके तुम चले गए। ठीक है, नील्स बोर जब आया तो उसने बोर बॉरी मॉडल दिया और मैक्सवेल के इस एटॉमिक थ्योरी को गलत किया। ठीक है, कहा कि तुम्हारा एकदम बकवास थ्योरी है, एटम मरता उड़ता नहीं है, एटम हमेशा, एटम ना तो पैदा हुआ है ना ही मरेगा, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो कभी मरता नहीं है। कारण अब क्या होता है उसमें हम लोग नील्स बोर में देखेंगे। तो एक थ्योरी लिखिएगा तीसरा, रदरफोर्ड के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। विद्युत चुंबकत्व का, हाँ फैराडे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल डैश दे करके लिखिएगा। दिस मॉडल वाज गिवन बाय, दिस मॉडल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल, यह परमाणु मॉडल मैक्सवेल द्वारा दिया गया। मैक्सवेल द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैक्सवेल सेज इफ इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, that lose their energy and after losing their complete energy
it falls into nucleus and atom becomes dead. हिंदी वाले लोग लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर